बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायनॉन्सी एंड स्टेबिलिटी। बायनॉन्सी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें लास्ट में इसको जरूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं बायनॉन्सी एंड स्टेबिलिटी का क्या इफेक्ट है। हमारे पास बायनॉन्सी फोर्स होती है, क्या होता है ये, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी और फिर हम इसको समझेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है। उसके बाद एक और प्रूफ भी है आई थिंक सो यहाँ पे, वो हमें बहुत अच्छे से फिर समझ आएगा। मैं आपको एलएमएस डाउनलोडेड हैंडआउट से करा रही हूँ, आप यही वाले हैंडआउट्स डाउनलोड कर लें, और अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो फिर यही वाले हैंडआउट्स जो है वो प्रिंट करवा लें, जैसे भी आप लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। बायनॉन्सी एंड स्टेबिलिटी का फैक्टर हमारे पास क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, वाटर की सरफेस है, आप कोई भी सरफेस ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टब ले लेते हैं और उसके अंदर वाटर फिल है, तो हमारे पास हमने एक बॉडी यहाँ पे रखनी है, और उस बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 50 न्यूटन है। ठीक है, अब इस बॉडी का वेट 50 न्यूटन है। जैसे ही मैंने इसको इस वाटर सरफेस के ऊपर ला के रखा, तो क्या होगा कि फ्लोट करने लगती है इसके ऊपर। जो भी ये बॉडी है ये इसके ऊपर फ्लोट करने का मतलब वो पहले तैरना शुरू करती है। अब वो जो फ्लोट करना स्टार्ट हुई, तो फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ी सी इस पानी के अंदर क्या हो गई, मैं इसको डिफरेंट तरह से करके समझाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो थोड़ी सी तैरना शुरू होगी, इस टाइम पे ये थोड़ी सी पानी के अंदर सबमर्ज होगी, मतलब कि पानी के अंदर सिंक हो गई, डूब गई। अब इस टाइम पे जो इसका जो वेट था वो कितना था, 20 न्यूटन था। अभी इसका वेट इसकी ऑलरेडी जो इसकी फोर्स है उससे कम है। इस टाइम पे इसकी जो बॉडी का वेट है वो 20 न्यूटन है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ये बॉडी अगेन इसके अंदर सबमर्ज हुई, और फिर इसका जो हमने इसका वेट आया, बारी बारी हमने चेक किया, अब इसका जो वेट आया वो थोड़ा सा और नीचे जो है वो सबमर्ज हो गया। इस टाइम पर अगर इसका वेट जो है वो 40 न्यूटन आया है, मतलब अभी भी उस जो फोर्स का, जो बॉडी का ऑलरेडी वेट है, और वो जो हमने जब ये इसके अंदर पानी के अंदर सबमर्ज हो गया लिक्विड के अंदर, तो उससे कम ही है। लेकिन अगर हमने उसको अगेन इसके अंदर सबमर्ज करने की कोशिश की, तो तब क्या हुआ, हमारे पास जो इस फ्लूइड का वेट आया वो क्या आएगा। अब अगर हमारे पास ये बॉडी कंप्लीटली इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, अगर ये बॉडी कंप्लीटली इसके अंदर सबमर्ज हो जाएगी, मतलब ये पूरी इसके अंदर सबमर्ज हो गया है, डूब गई है, सिंक हो गई है, तो इस टाइम पे इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, टोटल वेट के इक्वल हो जाएगा। मैं कहती हूँ इस टाइम पे जो उसका वेट है वो 50 न्यूटन हो गया। तो बायोन्सी इफेक्ट क्या कहता है, बायोन्सी का प्रिंसिपल क्या कहता है, ऐसी फोर्स जब भी हमने उसको जो फोर्स हमने इस लिक्विड के अंदर लगा रहे हैं, अगर ये फोर्स और जो इस फ्लूइड जो लिक्विड वाटर की फोर्स है या जो इसका वेट है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहेंगे बायोन्सी फोर्स, और वही वाली फोर्स को आगे हम फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे। तो देखें, पहले बॉडी जब थोड़ी सी पहले बॉडी का पार्ट थोड़ा सा अंदर गया, ये वाला पार्ट सिर्फ इसके अंदर वाटर के अंदर सबमर्ज हुआ, और फिर क्या हुआ, बॉडी ने कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया, और फिर लिक्विड ने क्या किया, लिक्विड ने इसके ऊपर बाइंड फोर्स लगाई। बाइंड फोर्स लगने के बाद बाइंड फोर्स जो उस लिक्विड के ऊपर लगी, उस टाइम पे जो फोर्स लगी वो 20 न्यूटन लगी। इसी तरह से जो बॉडी है वो फर्दर उसके अंदर सिंक होती गई, और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर फोर्स लगी वो 40 न्यूटन लगी, और एट द एंड वो उसके अंदर कंप्लीटली सबमर्ज होगी। सबमर्ज होने के बाद जो बाइंड फोर्स लिक्विड ने अप्लाई की उस बॉडी के ऊपर, वो क्या हुआ, एग्जैक्टली उस बॉडी के वेट के इक्वल हो गई है। अब जब आप बॉडी इससे नीचे फर्दर तो नहीं जा सकती, उसका वेट ऑलरेडी 50 है, और वो जब कंप्लीटली सबमर्ज हो गया उस टाइम पे भी उसका वेट, जब दोनों वेट इक्वल हो गए हैं, तब एक फोर्स के लिए जो फोर्स हमारे पास आई उसको हमने बाइंड फोर्स कहा। अब जो फ्लूइड की डेंसिटी है इससे ज्यादा क्या हो रही है, इस फ्लूइड की डेंसिटी इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकती है। फ्लूइड की डेंसिटी अब जब दोनों इक्वल हो गए हैं तो फ्लूइड की डेंसिटी इससे ज्यादा चेंज नहीं होगी, तो उस टाइम पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होने लग पड़ेगा। लेकिन उसका जो वेट है, जो इस बॉडी का वेट है वो 50 न्यूटन है, और जो फोर्स अब जब वो कम्प्लीटली सिंक हो गया है तो उस टाइम पे जो फोर्स लगी वो दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब जब दोनों को इक्वल हो गया, मैं इसको एफ बाइंड लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे बी, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, 50 न्यूटन के इक्वल हो गया। जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई हैं, अब हम इसको रीड करके थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे पास ये प्रिंसिपल क्या कहता है। अब आपको जब मैं रीड करूंगी इंशाल्लाह आपको ये समझ आता जाएगा। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट ऑब्जेक्ट फील लाइटर एंड वेटलेस इन अ लिक्विड देन इट डज ऑन एयर। कह रहे हैं कि बहुत एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है, आप जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस टाइम पे वो लाइटर फील करेगा, उसका जो वेट हमें लगेगा वो वेटलेस है।
लाइटर फील होने का मतलब हल्का। और दिस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड इजीली बाय वेटिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट। अब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई पत्थर या कोई भी कोई हैवी चीज पानी के अंदर रखेंगे तो बाय इसको हम कहते हैं डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं वाटर प्रूफ स्प्रिंग स्केल से। हम उस स्प्रिंग स्केल को क्या रखते हैं, वाटर प्रूफ हो वो, उसको उस पानी के अंदर रख दें और एक हैवी ऑब्जेक्ट अंदर फेंके और फिर हम उसका क्या कर सकते हैं, उसकी जो बायोनॉन्सी इफेक्ट है उससे भी देख सकते हैं। आप देखें, आल्सो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड और अदर लाइट मटेरियल। अब आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में भी देख सकते हैं। आप कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर तैरना शुरू कर देता है, फ्लोट होना शुरू कर देता है। These and other observations suggest that a fluid exert, आप देखें इससे हमारे पास क्या प्रिंसिपल निकला, जैसे ही वो तैरना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। फ्लूइड कोई फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, एट द एंड वो बॉडी कंप्लीटली उसके अंदर इमर्स्ड हो जाएगी। इमर्स्ड होने का क्या मतलब है, बॉडी कंप्लीटली उसके अंदर सिंक हो गई है, डूब जाएगी। और फिर क्या होगा, दिस फोर्स दैट टेंड, अब वो एक फोर्स लगेगी जो उस बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, बाइंड फोर्स कहेंगे। अब बाइंड फोर्स किस वजह से होती है, बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। हमने प्रेशर के अंदर देखा था लास्ट टाइम पे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ में भी मैंने आपको बताया था। हमने बॉटल की एग्जांपल लेके देखा था, जैसे जैसे पानी हम नीचे की तरफ प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज, डेप्थ पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और ऊपर जाते जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बाइंड फोर्स भी इसी वजह से लगी, जैसे ही वो बॉडी कंप्लीटली इस वाटर के अंदर सिंक हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, इस टाइम पे इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। जैसे ही हम डेप्थ पे गए हमारे पास इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जो बाइंड फोर्स लगी है वो किसके इक्वल होगी है, उस बॉडी के वेट के इक्वल होगी। और हमारे पास वेट क्या होता है, वेट इक्वल होता है mg के। और अब हम यहाँ पे इस m की भी वैल्यू लिख सकते हैं। m क्या होता है, m हमारे पास अगर m की वैल्यू लिखें तो हमारे पास डेंसिटी क्या होता है, मैस इनटू वॉल्यूम। तो m की जगह पे मैं लिखने लगी हूँ रो v और आपके पास नेक्स्ट g वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो रो v g आपके पास आ गया। तो ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, जो बाइंड फोर्स लगी वो g और रो टाइम्स f। f क्या है, जो आपके पास फ्लूइड की डेंसिटी है, जो वाटर की डेंसिटी है वो, और जो जितने भी टेम्परेचर पे है वो डेंसिटी, उसकी जी की वैल्यू और उसका वॉल्यूम हमारे पास बाइंड फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन के आई है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं W इज इक्वल टू mg। mg के लिखने के बाद m की वैल्यू लिखिए, m इज इक्वल टू रो वी और फिर इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास जो बाइंड फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, रो वी जी के इक्वल होगी। इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं और भी, वो देख लेते हैं। जब आपकी बॉडी कंप्लीटली उसके अंदर सबमर्ज हो गई है तब आपके पास क्या हुआ, नोट दैट द अपवर्ड बाइंड फोर्स, जो हमारे पास बाइंड फोर्स आई मस्ट बी इक्वल टू द वेट। आपके पास ये जो फोर्स आई है FB जिसको मैंने लिखा, ये तभी हमारे पास बाइंड फोर्स आएगी जब दोनों उस बॉडी का वेट और जो हमारे पास फ्लूइड का जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है अपवर्ड फोर्स, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब भी हमारे पास एक फोर्स आएगी जिसको हम बाइंड फोर्स करें। वो कह रहे हैं कि अपवर्ड बाइंड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ इमेजिनरी फ्लूइड, जो भी फ्लूइड आप इमेजिन कर रहे हैं, लिक्विड वाटर कर रहे हैं, मरकरी कर रहे हैं, हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। मतलब कि आपके पास लिक्विड का एक तो ये कि आपके पास दोनों फोर्स और वेट इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास जो उसको हम कह रहे हैं बाइंड, लेकिन उसका वॉल्यूम जो पार्टिकल का बॉडी का वॉल्यूम है और जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो भी दोनों क्या है, इक्वल। बट द वेट एंड द बाइंड फोर्स मस्ट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन टू हैव अ जीरो मूवमेंट। एक तो ये कि जो W और F इक्वल हो गए हैं, इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है कि उन दोनों का जो वेट लग रहा है, जो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज हो गया है, सबमर्ज होने के बाद वो क्या है, उसका वेट जो लग रहा है वो कंप्लीटली नीचे की तरफ लग रहा है। और जो हमारे पास उसके बाद जो फोर्स लग रही है वो भी क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए। अब जो वेट और फोर्स दोनों सेम लाइन होगी तो उस टाइम पे उसका जो मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। मूवमेंट टार्क को कह सकते हैं, या आपके पास मूवमेंट की और भी टर्म हो सकती है। दिस इज नोन एज आर्चिमेडिस प्रिंसिपल आफ्टर द ग्रीक मैथमेटिशियन आर्चिमेडिस ने इसको प्रिंसिपल को दिया। वो क्या कहता है, आर्चिमेडिस का प्रिंसिपल नीचे भी लिखा हुआ है, द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। जो भी किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है और वो बॉडी उस फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड है इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड के वेट के इक्वल है, जो कि बॉडी की वजह से है, एंड इट एक्ट अपवर्ड थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब इसके बाद आपके पास फ्लोटिंग बॉडीज के लिए कुछ कंडीशन है, द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्लोट, जब बॉडी उसके ऊपर तैरना शुरू हुई, अब हमने बॉडी को उसके फ्लूइड के अंदर रखा, वो तैरने लग पड़ी उस फ्लूइड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर। तो जो वेट है उस बॉडी का वेट, जो भी हमने बॉडी स्टोन रखा, कोई पत्थर रखा, और जो बॉडी का वेट है वो मतलब कि पत्थर का वेट वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, उस बाइंड फोर्स के इक्वल होना चाहिए जो फ्लूइड उस स्टोन के ऊपर, जो पत्थर के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, विच इट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड। उसने आगे बता दिया, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम उस सबमर्ज पोर्शन के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद उसने एक्सप्रेशन को और मजीद एक्सप्लेन किया है, जिसको हमने फाइंड किया, W जो हमारे पास mg के इक्वल होता है, m की वैल्यू लगाई तो रो v आ गई और g एज इट इज आ गया। अब g एज इट इज, अब हमारे पास ये जो रो है वो एवरेज डेंसिटी है बॉडी की,
पहले हमारे पास रो जो है वो फ्लूइड, अब आपके पास दो कंडीशंस आ सकती हैं, एक तो हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी हो सकती है और एक हमारे पास वो बॉडी है जिसको हम उसके अंदर सिंक कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं। तो वो अब आपके पास जो फ्लूइड की डेंसिटी और जो बॉडी की डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल स्टोन जिसको हमने उस वाटर के अंदर सिंक करने की कोशिश की वो, और उसका वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कौन सा, जब वो कम्प्लीटली उसके अंदर सबमर्ज होगी, कम्प्लीटली उसके अंदर सिंक हो गई है वो वाला वॉल्यूम, और उसका टोटल वॉल्यूम जब उसके अंदर, अभी वो सबमर्ज नहीं होती वो, अब हमने इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख लिया, जब दोनों फोर्स और वेट इक्वल हो गए तो तब हमने इस कंडीशन को लिया। अब जब दोनों इक्वल हो गए तो अब हम इसका वॉल्यूम, सबमर्ज वॉल्यूम और टोटल, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो एवरेज बॉडी की वेलोसिटी डेंसिटी है वो बस ये जी और जी तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो एवरेज डेंसिटी है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह से एक वैल्यू आ सकती है। अब आपके पास इससे भी हमारे पास एक और कंडीशन निकलती है कि जब बॉडी फ्लूइड के अंदर कम्प्लीटली सिंक हो गई है तो आपके पास तीन कंडीशंस आ सकती हैं मजीद। अब आप क्या कंडीशन है, जब बॉडी कम्प्लीटली सिंक हो गई है तो रिमेन एट रेस्ट एट एनी लोकेशन इन द फ्लूइड। अगर वो बॉडी कम्प्लीटली सिंक हो गया और वो एक ही जगह पे रुक गई है, वो मोशन नहीं कर रही है, तो रेस्ट पे है उस किसी भी लोकेशन के ऊपर फ्लूइड में, तो हम आपके पास उसकी जो डेंसिटी है वो उस टाइम पे क्या होगी, अगर वो एक ही जगह पे रुक गई है किसी भी लोकेशन के अंदर, तो उसकी जो बॉडी की डेंसिटी है और वो जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मैं यहाँ बी लिखने लगी हूँ और इधर एफ लिखने लगी हूँ, तो फ्लूइड और उस बॉडी की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल हो जाएगी। अगर वो बॉडी immersed इन अ फ्लूइड सिंक टू द बॉटम, अब वो क्या होगा कि सिंक टू द बॉटम का क्या मतलब है, मतलब कि आपके पास ये, अगर हमारे पास जो भी टब है, ये हमारे पास अगर टब है और बॉडी ये हमारे पास टब है, यहाँ तक आपके पास फ्लूइड है, यहाँ पे पहले वो फ्लोट करना शुरू हुई और बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो क्या हुआ, वो कम्प्लीटली इसके अंदर सबमर्ज होगी, और क्या हुआ, वो उसके बॉटम के साथ आके लग गई, ये इसका बॉटम पार्ट। अगर वो कम्प्लीटली उस बॉटम पार्ट के साथ आके लग गई है तो उस टाइम पे उसकी जो डेंसिटी होगी, कौन सी डेंसिटी, जो बॉडी की डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी की मैं इसके नीचे बी लिखने लगी हूँ, वो हमेशा उस टाइम पे क्या होगी, बॉडी की डेंसिटी हमारी उस वाटर की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी से क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद अगर राइज टू द सरफेस, अगर वो सिंक होने के बाद दोबारा इस फ्लूइड की सरफेस के ऊपर तैरने लग पड़ती है तो उसकी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी उस टाइम पे क्या होगी, फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी। तो ये तीन कंडीशंस थी जो कि हमने देखी। ये आपके पास एलएमएस डाउनलोडेड हैंडआउट, आप इन्हीं को फॉलो करें और अपना पेपर की तैयारी करें। आई थिंक इंशाल्लाह जो आपका पेपर अच्छा होगा। अगर मैं इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स निकले आपके पेपर में जो आते हैं, काफी ज्यादा टाइम आ चुके हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा चीज है वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा कौन सी टर्म्स है, द बाइंड फोर्स इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, वो आपके पास डेप्थ में हुई। उसके बाद इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी बॉडी की एग्जांपल ले रहे हैं जिसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अगर आप यही वाले हैंडआउट फॉलो कर रहे हैं तो कंसीडर एन आर्बिट्रेरी शेप्ड सॉलिड बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। आपने उसने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी कोई सॉलिड बॉडी ले ली जो कि फ्लूइड के अंदर सबमर्ज है और वो रेस्ट पे उस टाइम पे, और एक बॉडी वो वाली ली उसी शेप, सॉरी बॉडी वही वाली ली जो उसी शेप की, वो क्या हुई, उसको उसने डैश डॉटेड लाइंस के साथ शेप किया, डैश लाइन या डॉटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। उसी डिस्टेंस पे उसने एक डॉटेड लाइन बॉडी रख दी और वो एक और बॉडी रखी सॉलिड बॉडी, उसको उसने फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करा दिया। अब बाइंड फोर्स कब प्रोड्यूस होगी, जब दोनों का वेट, फ्लूइड का वेट और इस बॉडी का वेट इक्वल हो जाए, जब फ्लूइड का वेट और इस बॉडी का वेट इक्वल हो जाए तो तब हमारे पास एक फोर्स क्रिएट हो जिसको हमने बाइंड फोर्स कहा। लेकिन अभी हम इसको मजीद चुन लेकर चलते हैं, कम्प्लीटली सबमर्ज है और जो फ्लूइड बॉडी ऑफ द सेम शेप, और जो आपके पास एक और फ्लूइड बॉडी है सेम शेप की जिसको डॉटेड लाइन से शो किया, वो क्या है, दोनों सेम डेप्थ पे हैं, दोनों एक ही जगह पे हैं लेकिन रेस्ट पे हैं और वो दोनों आइडेंटिकल है। तो बाइंड फोर्स एक्ट अपवर्ड थ्रू द सेंट्राइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब आपके पास जो यहाँ पे फोर्स लग रही है, जो बाइंड फोर्स लग रही है, वो क्या कर रही है, वो ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन जो इसके बाद वो कहता है थ्रू द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बाद एक और वो बात कहता है थ्रू द सेंट्राइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम एंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ, जब वो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, इस ये वाला फ्लूइड है, इसकी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है लेकिन इस बॉडी का वेट किधर को लग रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। फ्लूइड की जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ और जो वेट है वो नीचे की तरफ, लेकिन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, सॉलिड बॉडी की जो डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी, इट्स वेट डब्ल्यू एस आल्सो एक्ट थ्रू द सेंट्राइड। उसका जो वेट है उसको सेंट्राइड से जो सेंटर से जो एक्ट कर रहा है उसको हम डब्ल्यू एस कह रहे हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द फ्लूइड वेट। इसका मैग्नीट्यूड लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हो। और आपके पास दो तरह से कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि ये वाली बॉडी जो वेट एक्ट कर रही है और ये जो डॉटेड लाइन वाली बॉडी वेट एक्ट कर रही है, हो सकता है कि इस बॉडी का वेट इस बॉडी के वेट से ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि इस बॉडी की बाइंड फोर्स इस बॉडी की बाइंड फोर्स से क्या हो, ज्यादा हो, या फिर इस जो
इसका जो वेट है, इस बॉडी का वेट इसके ही बाइंड फोर्स से हो सकता है कहीं ज्यादा हो, ये कंडीशंस कुछ आ सकती हैं। तो सॉलिड बॉडी वुड सिंक, द इमेजिनरी फ्लूइड इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स एंड द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ये लाइन आपके पास अवेलेबल लिखी है, द अपवर्ड बाइंड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट। अब वेट एंड बाइंड फोर्स मस्ट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज जीरो मोमेंट, दैट इज आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। ग्रीक मैथमेटिशियन आर्चिमेडिस ने ये प्रिंसिपल दिया था। उसके बाद बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये वही वाली बातें हैं जो कि हम देख चुके हैं आपके पास उन हैंडआउट्स के अंदर। अगर फिर भी कोई और चीज आपको मिलती है तो आप यहाँ पे उन्होंने एक शिप की एग्जांपल दिया है, देखें कैसे रिवर के अंदर शिप जो है वो ऊपर फ्लोट करती रहती है। द फ्लोटिंग बॉडी सच ए शिप स्टेबल, अब वो स्टेबल रहती है। स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर सेफ्टी, यहाँ पे बस इतना ही लिखा हुआ है। शिप्स एंड सबमरीन्स की एग्जांपल है, ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द डिजाइन ऑफ शिप एंड सबमरीन्स। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है और लाइन एक्स्ट्रा नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई लाइन यहाँ पे जो मैंने नहीं रीड की है और यहाँ पे जरूरी है समझाना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।